right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right and cultural and educational rights and right to constitutional remedies। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम इनको एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। इनको देखने के बाद आपके 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला है राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट मतलब समानता का अधिकार देता है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सिटीजन को। इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऑल पर्सन्स आर इक्वल, सभी पर्सन्स इक्वल हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, कोई से भी धर्म के हों, कोई से भी रिलीजन के हों, कोई से भी कास्ट के हों, कोई से भी कम्युनिटी के हों, सभी को कैसे ट्रीट किया जाएगा? इक्वलिटी। तो ये अधिकार दिया गया है हमें, प्रत्येक सिटीजन को अधिकार दिया गया है किसका? इक्वलिटी का अधिकार है। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या लिखा हुआ है वो सारी चीज़ हम देख लेते हैं। पहला, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कानून की नज़र में सभी लोग कैसे हैं? समान हैं। कानून की नज़र में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर मान लो किसी ने लॉ को ब्रेक किया है, चाहे वो कोई भी हो, अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसको भी उतनी सज़ा मिलेगी, और अगर कोई हायर पर्सन है, हायर पोस्ट का पर्सन है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनको भी उतनी सज़ा मिलेगी। तो कानून ये नहीं देखेगा कि ये सामने प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या आम आदमी है, कोई भी है। तो कानून की नज़र में सभी कैसे हैं? इक्वल हैं। पहली चीज़ तो ये हमें गारंटी देता है राइट टू इक्वलिटी। दूसरा, कानून, दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स आर या ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, मतलब कानून सभी को इक्वली ट्रीट करेगा, कानून सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। कानून कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी की पोस्ट के आधार पर, किसी के रिलीजन के आधार पर, किसी के धर्म और किसी के कम्युनिटी के आधार पर, किसी के प्लेस के आधार पर। तो कानून किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो कानून की नज़र में सभी कैसे? इक्वल हैं। नेक्स्ट, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कलर, जेंडर। कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसकी लैंग्वेज के आधार पर, उसके कलर के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर। तो पहले जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है उस डिस्क्रिमिनेशन को राइट टू इक्वलिटी के अंदर क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया गया है। अब सभी पर्सन्स कैसे हैं कानून की नज़र में? इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए किसी भी आधार पर। अगर ऐसा होता है तो आप फिर वही कहाँ पर जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, प्रत्येक सिटीजन को एक्सेस दिया गया है। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जितने भी सरकारी प्लेसेस हैं, जैसे प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स, इन सभी लोगों पर सभी लोग, इन सभी जगहों पर सभी लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही जा सकते हैं। तो सभी जगहों पर सभी लोगों को बराबर एक्सेस है, किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की बात आती है, तो जो स्टेट है, राज्य है या सरकार है, एम्प्लॉयमेंट के मामले में व्यक्तियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं किया जाएगा कि भाई इस धर्म के लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना है या इस कास्ट के लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना है या लड़कों को ज़्यादा देना है या लड़कियों का। यहाँ पर सब ये सभी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन खत्म, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किसके मामले में? एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के मामले में। पहले जो एक प्रैक्टिस होती थी छुआछूत वाली, जिसको हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी, वो वाली प्रैक्टिस को अब क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया गया है राइट टू इक्वलिटी के तहत। अब कोई ऐसा मतलब करता है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को करता है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो? केस दर्ज करा सकते हो। तो अनटचेबिलिटी को पूरी तरह क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, अबोलिश कर दिया गया है। अबोलिश का मतलब है समाप्त करना। तो ये है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, दूसरा है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको हर प्रकार की फ्रीडम दी गई है। ठीक है, यहाँ पर अब कौन कौन सी फ्रीडम दी गई है अब ये हम देख लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई हैं। ठीक है, 6 फंडामेंटल फ्रीडम कौन सी है? एक तो आपको कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है, और एक्सप्रेशन का मतलब कुछ भी जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, जो आप व्यक्त करना चाहते हो, उसकी आज़ादी है। ठीक है, तो बोलने की आज़ादी और एक्सप्रेस करने की आज़ादी। तो आप देख सकते हो आज की डेट में इंडिया में, ठीक है, कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी कमेंट कर देता है, इवन वो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ते। अपोजिशन पार्टी के कमेंट देखें तो प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ भी बोल देते हैं वो। तो इतनी आज़ादी दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को। जबकि पहले कैसा होता था? पहले अगर राजा के खिलाफ किसी ने अगर बोल भी दिया, कुछ भी बोल दिया, तो लटका देते थे उसे। तो इतनी आज़ादी दी है किसने? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। किसके तहत दे रखी है? राइट टू फ्रीडम। दूसरा है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। आपको एसोसिएशन मतलब कुछ जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स बनाने की आज़ादी है। कोई भी आप ग्रुप्स बना सकते हो। ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडर्स का ग्रुप बना सकते हैं, इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स का ग्रुप बना सकते हैं, डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स का ग्रुप बना सकते हैं, और
अगर वर्कर्स हैं तो वर्कर्स का भी ग्रुप बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप बने रहते हैं, तो आपको ग्रुप बनाने की भी क्या है, आज़ादी है, एसोसिएशंस बनाने की आज़ादी है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आपको ये भी आज़ादी दी गई है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो, मगर कंडीशन यहाँ पे लगा दी है विदाउट आर्म्स, हथियार लेके इकट्ठे नहीं हो सकते। तो देखा होगा आए दिन लोग धरना देते रहते हैं, आए दिन लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो ये क्या है, हमें आज़ादी दे रखी है कि आप क्या कर सकते हो, पीसफुली असेंबल हो सकते हो, और बट कंडीशन ये है कि विदाउट आर्म्स, मतलब बिना हथियारों के आपको वहाँ पर आना पड़ेगा, हथियार लेके नहीं आ सकते। जबकि पहले क्या होता था, आपने देखा होगा 1919 में, अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के टाइम पे रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में जब सभा हुई थी तो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। तो फिर क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी। तो वहाँ पर लोग पहले इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे, इतनी भी आज़ादी नहीं थी। मगर राइट टू फ्रीडम के अंदर ये आज़ादी दी गई है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, मगर हथियार लेके नहीं जा सकते। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप किसी भी पार्ट में, फ्रीडम टू मूव फ्रीली का मतलब है आप इंडिया के किसी भी पार्ट में फ्रीली जा सकते हो, आ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। आप चाहे यूपी में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, चाहे उत्तराखंड में जाओ, चाहे राजस्थान में जाओ, चाहे हरियाणा में जाओ, पंजाब में जाओ, जम्मू कश्मीर में थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है, जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हैं, मगर जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जगह नहीं ले सकते। वहाँ पर थोड़ा आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी वहाँ आप आ जा सकते हो, ठीक है। तो इंडिया के आप किसी भी पार्ट में फ्रीली मूव कर सकते हो, ये भी आज़ादी है आपको किसके अंदर, राइट टू फ्रीडम के अंदर। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप कंट्री के किसी भी पार्ट में, रिसाइड का मतलब है रहना, आप कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हो, किसी भी पार्ट में इन द सेंस, जैसे आप तमिलनाडु में जाओ, चाहे कर्नाटक में जाओ, केरल में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, पंजाब, किसी भी पार्ट में जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकते हो। मगर एक यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी, जम्मू कश्मीर में आप जगह नहीं खरीद सकते, आपको पता ही है, ठीक है। ये अंडर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को क्या दे रखा है, स्पेशल राइट्स दे रखे हैं। खैर आपको इतना ध्यान रखना है कि आप कंट्री के किसी भी पार्ट में क्या कर सकते हो, रह सकते हो, ये किसके अंदर है, राइट टू फ्रीडम के अंदर। और फ्रीडम टू अडॉप्टिंग एनी प्रोफेशन, ट्रेड और ऑक्यूपेशन, आपको ये भी आज़ादी है कि आप कोई सा भी व्यवसाय अपना सकते हो, आप कोई सा भी ट्रेड कर सकते हो, आप कोई सा भी वही प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन जनरली सेम है, कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हो। इन द सेंस आप चाहो तो डॉक्टर बनो, आप चाहो तो इंजीनियर बनो, आप चाहे तो कोई गवर्नमेंट की जॉब देखो, आप चाहे तो कोई टीचर बन जाओ, या व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, इट्स योर फ्रीडम। चाहे कोई बिजनेस करो, सेल्फ बिजनेस करो, किसी के साथ मिलकर बिजनेस करो, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, ये भी राइट टू फ्रीडम के अंदर एक फ्रीडम दी गई है। तो ये है 6 फंडामेंटल फ्रीडम, कुछ भी कहने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, एसोसिएशंस बनाने की आज़ादी, पीसफुली असेंबल होने की आज़ादी, इंडिया के किसी भी पार्ट में आने जाने की आज़ादी, कहीं भी रहने की आज़ादी, और कुछ भी व्यवसाय स्टार्ट करने की आज़ादी, ये आज़ादी दी गई है राइट टू फ्रीडम के अंदर, ठीक है। और 2 आर्टिकल और इसमें, एक तो है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये अंदर है इसी के राइट टू फ्रीडम के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21A, जिस आर्टिकल 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के अंदर क्या है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये भी एक अभी ऐड किया गया है, पहले नहीं था, ये ऐड किया गया है, ध्यान रखना। तो अंडर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन एजेज ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज बीन ग्रांटेड, मतलब 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन का अधिकार है, और उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, किसके तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, ठीक है। ये चीज़ लिख नहीं रही है मगर आप ध्यान रखना, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, किसके तहत, राइट टू एजुकेशन। और ये किस में आता है, आर्टिकल 21A में। एज क्या है, 6 से 14 साल, ओके। आर्टिकल 22 गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्बिटरी अरेस्ट का मतलब, आर्बिटरी का मतलब होता है मनमाना या मनचाहा, अगर कोई भी आपको जब मन में आए जब गिरफ्तार कर ले या हिरासत में ले ले, डिटेंशन का मतलब है हिरासत में ले ले। तो ये आर्टिकल 22 ये गारंटी देता है कि आपको प्रोटेक्शन देता है। गारंटी किसकी गारंटी देता है, प्रोटेक्शन की, कि आपको कोई भी आर्बिटरी अरेस्ट नहीं कर सकता और हिरासत में नहीं ले सकता, ठीक है। जैसे पहले क्या हुआ करता था, कभी भी कोई भी अंग्रेजों के टाइम पे गिरफ्तार करके ले गए, जेल में डाल दिया, रॉलेट एक्ट में यही तो था, बिना मतलब जैसे ही इसमें कोई रीज़न तो था नहीं, बिना रीज़न के वो पकड़ के ले जाते थे और जेल में डाल देते थे। तो ऐसा अब नहीं है, अब पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, अगर गिरफ्तार करती है तो उसको जवाब देना पड़ेगा, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको जवाब देना पड़ता है। तो अब ये प्रोटेक्शन देता है कि आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ कोई भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। आर्बिट्ररी मतलब मनचाही मर्जी से, और अरेस्ट और डिटेंशन हिरासत में नहीं ले सकता। तो ये प्रोटेक्शन किस में मिली हुई है, आर्टिकल 22, ध्यान रखना।
तीसरा हमारा फंडामेंटल राइट है, ये तो खैर आपने देख लिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और आर्टिकल 22 मतलब कोई भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, हिरासत में नहीं ले सकता, ये भी आपको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन आप जानते ही हैं, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना। बच्चों से कोई काम करवा रहा है, ये एक प्रकार का शोषण हो गया। कोई कंपनी आपको कहती है कि 6 घंटे काम करवाएंगे मगर वो 10 घंटे काम करवा रही है, ये एक प्रकार का शोषण है। कोई व्यक्ति आपसे जॉब करवा रहा है, पैसे नहीं दे रहा, ये भी एक प्रकार का शोषण है। ठीक है, तो शोषण किसी का भी हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, महिलाओं का हो सकता है, व्यक्तियों का, बड़े व्यक्तियों का हो सकता है, किसी व्यक्ति का शोषण हो सकता है। तो शोषण के विरुद्ध क्या ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट का मतलब मना करता है या किसी चीज़ को रोकता है। किन किन चीज़ों को रोकता है? एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीज़ों पर रोक लगाता है? नंबर 1 ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है देह का व्यापार। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपने देखा होगा, बच्चों को ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, बच्चों को दूसरी जगह बेच देते हैं, उनके ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं, ऑर्गन्स की चोरी कर लेते हैं, पकड़ के ले गए, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते हैं, फोर्स लेबर करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बेच देते हैं। और यहाँ पे देखो फोर्स लेबर ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आती हैं। मतलब इंसानों की तस्करी, एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हो, मानव तस्करी। तो ये मानव तस्करी को क्या करता है? रोक लगाता है। कौन सा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्स लेबर को भी ये रोक लगाता है। फोर्स लेबर मतलब ज़बरदस्ती काम करवाते हैं लोगों से। यहाँ पे देख सकते हो फोर्स लेबर, ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर ये बंदा खड़ा हुआ है बंदूक लेकर और इनसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो। फोर्स लेबर मतलब ज़बरदस्ती किसी से क्या करवा रहे हो? काम करवा रहे हो। चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम करवा रहे हो। बच्चे, चाइल्ड लेबर में कौन आएगा? 14 साल से जो कम एज के बच्चे होते हैं वो किस में आएंगे? चाइल्ड लेबर में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये है हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट। मतलब आपको आज़ादी है, फ्रीडम है किसकी? रिलीजन की। आप चाहो तो हिंदू धर्म अपनाओ, आप चाहो तो मुस्लिम धर्म अपनाओ, क्रिश्चियन धर्म अपनाओ, जो मर्जी आए वो धर्म आप अपना सकते हो। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, जितने भी धर्म हैं आपको मर्जी है, जो धर्म चाहो आप क्या कर सकते हो? अपना सकते हो। क्योंकि इंडिया हमारा एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब है जहाँ पर सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, उसको हम बोलते हैं सेक्युलर कंट्री। ठीक है, सेक्युलर कंट्री वो होता है जहाँ पे सभी धर्म के लोग एग्जिस्ट करते हो, ना कि एक पर्टिकुलर धर्म पाया जाता हो। तो राइट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अवर कंट्री सेक्युलर कंट्री, हमारा कंट्री सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, कोई कंट्री का पर्टिकुलर धर्म नहीं है। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। भारत के प्रत्येक नागरिक को रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करी गई है। रिलीजियस फ्रीडम का मतलब वो कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, मर्जी है, अपने धर्म के अंदर जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको कर सकते हैं। एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट देयर रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। प्रत्येक व्यक्ति को ये राइट है कि वो कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें जो परंपराएं उनको निभा सकते हैं और श्रद्धा रख सकते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म में श्रद्धा रख सकते हैं। और प्रोपोगेट का मतलब है कि उसको फैला सकते हैं। ठीक है, बाकी लोगों को भी बोल सकते हैं कि भाई आप ये धर्म अपनाओ, पर ज़बरदस्ती नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, फोर्सफुली आप धर्म कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो प्रत्येक व्यक्ति को कोई सा भी धर्म अपनाने का, प्रोफेस करने का, श्रद्धा रखने का और उसको फैलाने का भी अधिकार है। किसके अंदर? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगला है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, अब देखो हमारे इंडिया में कुछ लोग माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी का मतलब होता है कम संख्या में। जैसे बात करें कि हमारे देश में अगर धर्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग हैं? हिंदू धर्म के लोग हैं। और कम धर्म के लोग कौन कौन से हैं? तो मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और जैन्स और पारसी, ये सारे लोग कैसे रिलीजन है? माइनॉरिटी रिलीजन है इंडिया में। जबकि मेजॉरिटी रिलीजन कौन सा है? हिंदू धर्म है। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के अंदर, माइनॉरिटी का मतलब कम और मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो सपोज एक शहर है, जैसे मान लो ये कोई शहर है, इसमें 90% लोग रहते हैं हिंदू और बाकी 10% में ये सारे हैं। तो मेजॉरिटी वाला रिलीजन कौन सा हो गया? हिंदू रिलीजन हो गया। और माइनॉरिटी वाला रिलीजन कौन सा हो जाएगा? ये सभी किस में आ जाएंगे? माइनॉरिटी रिलीजन में। तो आपको पता ही है इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं, तो हिंदू धर्म हो गया मेजॉरिटी वाला रिलीजन। और बाकी कम, ये बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं वो कहलाएंगे माइनॉरिटी वाले रिलीजन्स। ऐसे ही हमारे देश में जैसे सबसे ज़्यादा आपको पता है हिंदी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी भाषा कैसी हो गई? मेजॉरिटी वाली भाषा। और बाकी भाषाएं किस में आ जाएंगी? माइनॉरिटी में आ जाएंगी। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या इंक्लूड करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ मतलब कम भाषा को बोलने वाले लोग। जैसे मान लो कोई
असम बोल रहा है, उड़िया बोल रहा है, मलयालम बोल रहा है, ये भाषाएं, ये कैसी माइनॉरिटी वाली भाषाएं, लैंग्वेज, तो इनको बोलने वाले लोग, या जिनके कम, जैसे मान लो कोई हिंदू धर्म के अलावा बाकी जितने भी रिलीजन है वो भी किस में आएंगे, माइनॉरिटी में। तो इनके माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट, मतलब इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये जो माइनॉरिटीज हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं ताकि इनके कल्चर को क्या कर सकें, अपने कल्चर को ये प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। तो माइनॉरिटीज में क्या आता है, ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 31 के अंदर। माइनॉरिटी को दो चीज़ों में यूज करते हैं। माइनॉरिटी, द आर्टिकल 30 का पार्ट 1 यूजेज द टर्म लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज से संबंधित, रिलीजियस का मतलब है रिलीजन से संबंधित। तो मैंने बताया था हमारे यहाँ पे जनरली 2 प्रकार की माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कम भाषा को बोलने वाले लोगों की लोग, और दूसरा रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब कम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग। तो ये 2 माइनॉरिटी हैं, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, ठीक है। खैर, अब देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या है। तो माइनॉरिटी आपको समझ में आ गया होगा, माइनॉरिटी मतलब कम संख्या वाले लोग, और मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा संख्या वाले लोग, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटी, सभी माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, रिलीजियस मतलब धर्म और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से संबंधित, वो क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं ताकि अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें और अपने कल्चर को डेवलप कर सकें। ये है इसके अंदर, मतलब जो भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर लिंग्विस्टिक हो, इन माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं ताकि अपने कल्चर को वो बचा के रख सकें, प्रिजर्व कर सकें और अब, ठीक है, डेवलप कर सकें, ठीक है। तो जो कम भाषा बोलने वाले लोग हैं, मतलब लोगों की संख्या है, तो उनको ये अधिकार दिया गया कि भाई वो स्कूल खोलें या कुछ भी खोलें ताकि वहाँ पे क्या कर सकें, लैंग्वेज की ट्रेनिंग दे सके बाकी लोगों को, ताकि वो लैंग्वेज बनी रहे। और कम धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं ताकि अपने कल्चर को बचा के रख सकें। बस इतना ध्यान रखना है इसमें। जो माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ये अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं ताकि कल्चर को बचा के रख सकें। लास्ट वाला राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो हमने 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं अब तक, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इन 5 राइट्स का कोई मतलब नहीं है अगर इनको कोई मतलब इनको मनवाने वाला ना हो, ठीक है। अब अधिकार तो बना दिए, मगर मतलब फॉलो कौन करवाएगा, अगर फॉलो ना करवाएं, अगर अधिकारों को या किसी नियम को फॉलो ना करवाएं तो उस नियम का क्या फ़ायदा। इसलिए इन 5 अधिकारों की प्रोटेक्शन के लिए एक और एक्स्ट्रा राइट दिया गया, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके 5 फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई वायलेशन करता है, कोई क्या करता है, उनका उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो कि सर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, वहाँ पर केस दर्ज करा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड दिया गया है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर हैं। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इश्यू करते हैं। रिट एक प्रकार के ऑर्डर हैं जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इश्यू किए जाते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है, जुडिशरी, ओके। This allow right to constitutional remedy. This allows citizens to move court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. ठीक है, ये सिटीजन्स को परमिशन देता है या राइट देता है, अधिकार देता है कि अगर उनको लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टोल्ड दैट भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या बोला था कि फंडामेंटल राइट जो हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा और हृदय हैं। ये किसने बोला था, ये बोला था भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द इन्फोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द कोर्ट। ये भी कोर्ट्स को अधिकार देता है कि कोर्ट क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को लागू करवा सकते हैं और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, कोर्ट की है, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो इनको इन्फोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन कराना, ये जिम्मेदारी किसको दी गई है, कोर्ट को दी गई है। तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और कोर्ट उनको क्या करेगा, इन्फोर्स करेगा, लागू करवाएगा या प्रोटेक्ट करेगा अपने तरीके से। ठीक है, तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हो गए हमारे 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फूड 8th क्लास के लिए कि एक्सप्लेन एनी 3 फंडामेंटल राइट्स, या हो सकता है सभी को पूछ लें, और हो सकता है 4 नंबर का एक फंडामेंटल राइट पूछ ले, मर्जी है, मगर जनरली इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बी रेडी, इनको प्रिपेयर कर लेना, नोट्स बना लेना अपने। एंड थैंक यू सो मच।